क्षेत्र में। अब सुनिएगा, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली होता है। किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण, किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को ही। बच्चों क्या हालचाल, मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 12 के दूसरे चैप्टर यानी गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे गॉस थ्योरम क्या होती है, कहां पर इसका वर्क होता है। जैसे बहुत से लोग गॉस थ्योरम ऊपर तो लेते हैं, इसका यूज नहीं समझते हैं, क्या इसका यूजेस है। और सबसे ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आता है वो होता है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, तो उसके बारे में जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। और इसके न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान है, समझेंगे एकदम इजी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर स्टाइल में। चलिए नंबर 1, गॉस की चैप्टर अगर हम स्टार्ट करने से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसके बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 बात करेंगे तो गॉस की प्रमेय, जैसे कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। और अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अनंत विस्तार की समांतर अचालक प्लेट के लिए कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा पॉइंट हमारे पास लास्ट पॉइंट रहेगा, किसी पतले गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जितने भी पॉइंट है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में आपको हम डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जुड़े रहे हमारे साथ, स्किप मत करिए और इधर उधर ध्यान ना भटके, वरना इतना तो याद ही रखिए कि अगर आप भटकेंगे तो पेपर में अटकेंगे, तो भटकना नहीं है क्योंकि अटकना नहीं है। चलिए नंबर 1 हेडिंग शुरू करते हैं, फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा बेटा, लैटिन भाषा, जिसका अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह मतलब होता है फ्लो होना, क्या होना, फ्लो। फ्लो मतलब प्रवाह, बहने का गुण हो जिसके अंदर, बहना, बहन वाला बहन नहीं, पानी देखा है जैसे फेंक देते तो बहने लगता है ना, इसके अंदर बहने का गुण है, प्रवाह होने का, क्या होने का, प्रवाह। तो फ्लक्स शब्द का मतलब होता है प्रवाह, क्या होता है, प्रवाह यानी कि फ्लो। ठीक, नंबर हमारे पास हेडिंग आती है क्षेत्रफल सदिश। तो फ्लक्स समझ गया है आपको क्या होता है, फ्लक्स मतलब जिसके अंदर बहने का गुण, जैसे पानी है इसके अंदर भी बहने का गुण है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे वैद्युत धारा है उसके अंदर भी बहने का गुण होता है, करंट फ्लो होता है ना, बहता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वैद्युत रेखाएं होती है, वो भी फ्लो होती है, बहती है, चलती है आगे की ओर। तो ये सब के अंदर फ्लक्स है, जिसके अंदर बहने का गुण होगा वो सब क्या करेगा, फ्लक्स रहेगा। ठीक, अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ये समझते हैं। तो किसी पृष्ठ के, ये पृष्ठ है हमारे पास, किसी पृष्ठ के तल पर, ये हमारे पास क्या इसका तल है, तो किसी पृष्ठ के तल पर खींचा गया अभिलंब, किसी पृष्ठ के तल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा क्या कहलाती है, हमारी क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। किसी पृष्ठ के तल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करती है, याद रहेगा। किसी पृष्ठ के तल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करती है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, घन कोण। अब घन कोण क्या होता है, किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण, किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को ही क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, याद रहेगा। अब गोली पृष्ठ द्वारा कैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए गोला है हमारे पास, ठीक, इस गोले के द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बनना है ये वाला, यही कोण हमारा क्या है, घन कोण है ना, तो घन कोण कहते हैं इसको। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला हमारे पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास घन कोण का फॉर्मूला आ गया, आया समझ में। तो ये इसका क्या रहेगा फॉर्मूला। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इस पे लिखा नहीं है, वैसे स्टेरेडियन होता है, क्या होता है, स्टेरेडियन, याद रखना मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, आया समझ में। चलो बेटा आगे आओ, आगे मतलब वही रहो पशु। एक स्टेरेडियन क्या होता है, तो भाई हमने पढ़ रखा है कि ओमेगा बराबर ए अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, ए अपॉन में आर स्क्वायर। अगर हम कहें कि ए बराबर है किसके, आर के, ए किसके बराबर है, आर के, तो यहाँ पे हम डी, तो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, डब्ल्यू, ओमेगा बराबर ए चलो था अपॉन में आर स्क्वायर बराबर हो गया ए के। मतलब जैसे यहाँ पीछे हमने क्या किया, आर जो था वो आर ए था, जो आर स्क्वायर के बराबर माना हमने। जब बराबर माना तो जब हमने बराबर माना तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर था उसके हमने ए रख दिया, ए से क्या हो गया कैंसिल, तो ओमेगा बराबर आ गया एक स्टेरेडियन, क्या आ गया, एक स्टेरेडियन। यानी क्या बोलेंगे, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है
एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जो गोले के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। याद रहेगा। फिर अगर आप पीछे इसी फॉर्मूले की बात करें तो हमें फॉर्मूला था डी डब्ल्यू बराबर, पीछे की आप बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पे समझाना था क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह नहीं थी तो यहाँ नहीं समझ सकते, ठीक, आगे समझ लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला डी डब्ल्यू, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, ये था हमारे पास, ठीक है। यहाँ हम क्या करते थे, समाकलन करते, क्या करते हैं। अब ये समस्या वही समाकलन होता क्या है ना। अब समाकलन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, समझिए समाकलन होता क्या। समाकलन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे पहले दिन क्लास ले रहे होते हैं, है ना, तो पीछे अवकलन तो पढ़ लिया, मैं तो बस समाकलन सम नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर इंटर में। तो समाकलन का मतलब सम करना, सम करना मतलब ऐड, इसलिए वो सम मतलब SUM। तो ये जो S था इसको पकड़ खींचा गया, तो ये S ऐसे निशान मतलब इसको बोलते हैं समाकलन का निशान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समाकलन का चिन्ह, ठीक। अब करते कैसे, हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते जाते, सुनते जाइए, ठीक। तो पहले हम समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन का निशान लगाएंगे तो DW, यहाँ पे भी लगाएंगे DA अपॉन में R स्क्वायर, ठीक, ध्यान सुनिएगा। अब जो D के साथ होता है वो अंदर, बाकी सब जहाँ पे D के साथ क्या है हमारे पास ओमेगा, तो DW अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे D के साथ है AR एक्स्ट्रा है, तो 1 अपॉन R स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर बचा DA, तो D से समाकलन का निशान हट जाएगा, ठीक। जैसे ही हटेगा तो यहाँ बचेगा ओमेगा बराबर A अपॉन में R स्क्वायर। तो तुम्हें पता है कि A बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए आगे, तो ओमेगा बराबर 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ठीक। और R स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर आ गया 4 पाई, ये मात्रक होता है स्टेरेडियन, क्या होता है मात्रक, ठीक, याद रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक। ये ओमेगा का हमने मान निकाला जो कि 4 पाई आया, और हमने आपको एक स्टेरेडियन की परिभाषा बताई, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप बात करेंगे भैया, यदि कोई प्रश्न ऊर्ध्वाधर थीटा कोण पर हो, अगर ये मान लो हमारा घर कोण जो था वो इस प्रकार से था, है ना, गोल गोल, मान लो इस प्रकार से बनना वो कोई प्रश्न इस प्रकार से, ये ऊर्ध्वाधर है। अभी तक भाई गोल मतलब ऐसे सरफेस हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ऊर्ध्वाधर होता है तो फॉर्मूला लगता है डी ओमेगा बराबर DA, साथ में लगता है कॉस थीटा, अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा नहीं, अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो अपॉन में R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है ऊर्ध्वाधर अगर है तो। फिर अब हमने फ्लक्स पढ़ा, फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह, प्रवाह मतलब फ्लो होना। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, तो ये जो लाइनें दिख रही है वैद्युत बल रेखाएं, क्या है हमारे पास, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है हमारे पास दी गई है, इसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखा, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो कहां पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में। किस पे स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में। अब सुनिएगा, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है हमारी, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जितना नंबर ऑफ नोड्स यानी जितनी भी संख्याएं निकल रही, रेखाएं निकल रही, उन रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। मान लीजिए 2000 रेखाएं निकल गई, तो 2000 हमारा क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स। 3000 रेखाएं निकल गई, 3000 हमारा क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स। याद रहेगा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। इसको φe से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है, ठीक। इस वैद्युत फ्लक्स का अगर फॉर्मूला बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आएगा डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हमारा सबसे ज्यादा फॉर्मूला, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अभी आगे इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। बात याद रखिए, न्यूटन मीटर, कूलॉम स्क्वायर या वोल्ट मीटर, और विमा आपके सामने ये रही, कोई दिक्कत बताओ, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं ना। चलो आगे बढ़े। अब समस्या होगी कैसे भाई, पढ़ेंगे जब ध्यान से, नहीं होगी समस्या। अब बात करते हैं बड़ा विशेष स्थितियों, विशेष स्थितियां क्या होती है। तो यहाँ पे हम आपको एक चित्र द्वारा इसको समझाते हैं, तो आपको इजिली वे में समझ में आएगा। जैसे वैद्युत बल रेखा है हमारे, चित्र बनाते पहले फटाफट हम, ये वैद्युत बल रेखा है। मान लो एक पृष्ठ हमने यहाँ पे ऐसे लंबवत रख दिया,
ठीक, और यहाँ पे एक प्रश्न हमने ऐसे समांतर रख दिया, ठीक, दो प्रश्न रखते हैं, ठीक है, वैद्युत बल क्षेत्र में। ठीक, तो देखो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर ये एंगल 90 बना रहा है, यहाँ पे एंगल 0 रहा, पर अगर हमसे यहाँ पूछे कि प्रश्न हमारा कैसा परपेंडिकुलर है, यानी कि वैद्युत बल रेखा कहाँ जा रही है हमारी, इस साइड, ये ऐसे परपेंडिकुलर स्थित है ना, लंबवत रखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखो इस प्रश्न में ये ऐसा है हमारे पास परपेंडिकुलर, रेखाएं हमारी ऐसे जा रही है ना, एंगल 90 बना है, 90 में ये प्लेस्ड है, स्थित है। बट अगर हम तुमसे कहें कि वैद्युत अभी क्षेत्रफल सदिश पढ़ा आपने, तो किसी पृष्ठ के तल पर, किसी पृष्ठ के तल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा, तल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा क्या कहते हैं, वैद्युत कहलाता है हमारा। अब वैद्युत सदिश की बात करेंगे, क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे शायद इसको। क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या कर रहा है, पृष्ठ ऐसे स्थित है, रेखाएं हमारी ऐसे जा रही है, और इसमें अगर क्षेत्रफल सदिश खींचो तो वो भी इधर ही जाएगा, जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर सदिश की रेखा तो ये हो गई, वैद्युत बल रेखाएं भी हमारी जा रही इधर को, तो यहाँ पे जो इसका थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इस पे सदिश खींचोगे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर खींच दो, नीचे खींच दो तो भी सेम आएगा। और रेखाएं कहाँ जा रही है हमारी वैद्युत वाली, इधर जा रही है, एंगल कितना बना 90, इसका थीटा कितना लेंगे 90। ठीक, देखो प्रश्न लंबवत है पर थीटा 0, किसकी वजह से, सदिश की वजह से। पृष्ठ समांतर है पर थीटा 90, क्यों, किसकी वजह से, सदिश की वजह से। कोई सदिश जो होता है वो पृष्ठ पे खींचा जाता है। ठीक, चित्र आ समझे यहाँ पे। ठीक, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, थीटा कितना रहता है 0। अभी हमने पीछे पढ़ा डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आपको एक हम फॉर्मूला पढ़ाए थे स्कूल में, अरे मतलब फर्स्ट टाइम पढ़े हो, कि डी ए की फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। सेम फॉर्मूला भी यहाँ लगा दीजिए, डी फाई ई बराबर ई डी ए आएगा। ठीक, यहाँ पे हम दोनों बच्चों क्या कर देते हैं, समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा डी फाई ई डी ए। तो अभी हम बता, जो डी के साथ होता है वो अंदर, बाकी सब क्या रहेगा, बाहर आएगा, बाकी सब अंदर नहीं, अंदर बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी फाई ई चलता रहेगा, ई बाहर आ जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, डी बचेगा। ठीक, अब देखो डी समाकलन निशान हट जाता है, बचेगा फाई ई बराबर ई ए। देखो ये फॉर्मूला हमारा आ गया, ये हमारा इसका क्या आ गया, मेन फॉर्मूला याद रहेगा। लेकिन अब एक चीज है, मिस हो गई, कॉस थीटा भी तो साथ में लगेगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस का मान रखेंगे 0, कॉस 0 का मान हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पे जो कॉस का मान एंटर करेगा कितना रखेंगे 0, तो 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, सेम चीज है, देखो जब हमारा वैद्युत क्षेत्र समांतर होता है, क्या होता है, समांतर थीटा कितना लेते हैं 90, कॉस 90 का मान हमारा क्या होता है 0 होता है, तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर रहेगा। हम वेक्टर हटाएंगे, तो वेक्टर हटाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए, और कॉस कितना आ गया यहाँ पे थीटा, हम रखेंगे 90। अब यहाँ पे डी फाई ई बराबर क्या रखेंगे, पहले रख दो यहाँ पे ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 का मान हमारा 0, तो यहाँ पे आगे ई हमारा डायरेक्टली कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब हमारा लंबवत होता है तो फॉर्मूला रहेगा फाई ई बराबर ई ए, और यहाँ पे अगर लंबवत हो जाता है मतलब समांतर हो जाता है, थीटा कितना फ्लक्स कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर किसी भी समस्या हो तो तुरंत मैसेज कर सकते हैं आप लोग। अब कह रहा है कि अगर पृष्ठ जो है वो विपरीत दिशा में स्थित हो, तो क्या हमारे पास मान लीजिए पृष्ठ था, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा किस दिशा में, इस दिशा में, और क्षेत्रफल सदिश पहले कहाँ था, इसी दिशा में, यानी दोनों डायरेक्शन क्या होगी सेम। लेकिन अब क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या रहेगा, इस दिशा में जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन थीटा कितना होता है हमारे पास 180, थीटा बराबर हमने कितना लिया 180, फॉर्मूला वही लगाएंगे, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों में वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा cos थीटा, तो डी फाई बराबर ई डी ए cos, है ना, cos कितना रखेंगे 180, फाई ई बराबर ई डी ए cos 180 है, cos 180 का मान कितना होता है हमारे पास माइनस का, तो माइनस का ई डी ए आएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, डी फाई ई बराबर, ठीक, यहाँ पे ई डी ए, जो ई के साथ है वो अंदर, बाकी सब बाहर, डी फाई ई माइनस का ई आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डी ए, ये से हट जाएगा तो फाई ई बराबर यहाँ पे आ गया ई ए, ये हमारा क्या आ गया माइनस आएगा, तो बता दीजिए इस पे। ठीक, ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, आए समझ में, आए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का जो नाम था उसी के बाद में बात करते हैं, यानी कि गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर की जान है ना। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में जानेंगे।
तो गॉस की प्रमेय के अनुसार अब मान लो हमारे पास गॉस की प्रमेय जो होती है वो हमेशा बंद पृष्ठ की रखती है। किसके रखती है? बंद पृष्ठ की। ठीक है, अब ये जो पृष्ठ है कैसा है हमारा? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या बोलेंगे? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई। क्या बोलेंगे? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश के, पृष्ठ द्वारा घेरे गए मतलब जो इसके अंदर हो, बाहर वाले आवेश से नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो आवेश उसके अंदर तो पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश के 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की क्या है? प्रमेय। बंद पृष्ठ द्वारा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये प्रमेय तो आपको याद हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी प्रूविंग की। तो प्रूविंग कैसे करेंगे? वही चीज करेंगे फिर से। तो वी नो दैट, है ना। अभी नो दैट हम जानते हैं कि भैया क्या होता है कि डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। वेक्टर हटेगा तो यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। तो डी फाई ई बराबर डी ए कॉस। अब अगर तुमसे पूछे भाई हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र वो भी एक ही दिशा में है, ठीक, और जो क्षेत्र में दोनों डायरेक्शन सेम है, सेम होने की वजह से थीटा हमारा कितना लेंगे यहाँ पे? 0। क्या कितना लेंगे? डी फाई ई बराबर ई डी ए और कॉस 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉस 0 रखा तो डी फाई ई बराबर ई ए डी ए। कॉस 0 का मान मान लीजिए 1 होता है। ठीक है, डी फाई ई बराबर ई ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करने। ठीक, डी फाई ई डी ए। ठीक, दोनों बच्चों समाकलन करेंगे तो डी फाई ई चलता रहेगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डी ए, यानी कि फाई ई बराबर ई ए आएगा। अब जब ई ए आ गया तो वैद्युत की तीव्रता पड़ी थी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था। ए बराबर पढ़ा रखा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको याद रख दीजिए आगे। फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आए समझ में आता है? ये हमारी गॉस की थ्योरम। ठीक है, तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये चैप्टर के एंड में लगा दिए जाते हैं या फिर लॉन्ग कोर्सेस के। अगर जिसको नहीं भी मिलता है तब भी आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई एल्सा फिजिक्स का ऐप डाउनलोड कर लें या फिर एल्सा फिजिक्स टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी आपको नोट्स मिल जाए। ठीक है, सुपर हिट नोट्स की बात करते हैं तो जब रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती है भैया क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। जब भी वैद्युत बल रेखा प्रवेश करनी वो कह रहा है कि निगेटिव, जो बाहर निकलनी वो कह रहा है कि पॉजिटिव, यानी बाहर निकलने वाली रेखाएं प्लस में, अंदर प्रवेश करने रेखाएं माइनस में लेते। ठीक है, जब रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती है तो वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक तथा जब रेखाएं पृष्ठ से निकलती है तो वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक लेते हैं। नोट पॉइंट क्या? नोट समझिएगा, जब बंद पृष्ठ पर स्थित किसी आवेश का, भाई देखिए जो आवेश है कहाँ स्थित है? बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है? मान लीजिए पृष्ठ है हमारे, इसके जो बाहर स्थित है, इसके द्वारा जो आसपास जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उससे कोई मतलब नहीं, वो शून्य नहीं हो सकता, लेकिन बाहर के आवेश से अंदर का जो फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट के बाद। ठीक, आगे हमारे पास कह रहा है गॉस के नियम के संबंधित बिंदु की बात करते हैं। कई सारे बिंदु है हमारे पास गॉस के नियम के। नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1, गॉस के नियम किसी भी आकृति व आकार के लिए पृष्ठ में सत्य होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बंद पृष्ठ का मतलब होता है बस बंद पृष्ठ इस शेप में हो, इस शेप में हो, किसी भी शेप में, उससे मतलब नहीं है। किसी भी आकृति व आकार के लिए पूर्णतया लागू होगा। ठीक, नंबर 2, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर नेट आवेश पर निर्भर नहीं करता। फ्लक्स है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, याद रहेगा। फिर आगे कह रहे फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार व आकृति पृष्ठ के भीतर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। मतलब आवेश चाहे यहाँ स्थित हो, आवेश चाहे यहाँ स्थित हो, आवेश चाहे यहाँ स्थित हो, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, आकार पर निर्भर नहीं करेगा, बट उसके आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, आवेश पर निर्भर करेगा पर स्थिति व आकार पर निर्भर नहीं करता। कहीं पर भी स्थित हो कोई फर्क नहीं। नंबर 4, यदि पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य हो, तो यदि पृष्ठ के भीतर क्या नेट आवेश शून्य है तो फ्लक्स भी क्या होगा? शून्य होगा।
यानी जितना आवेश उतना ही फ्लक्स रहने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या होगा, सुनिए। देखो, माना है हमने क्या किया, अब एक तार लिया, माना अनंत लंबाई का एक तार है, माना अनंत लंबाई का तार है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इसके चारों ओर आर त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं कि चारों ओर आर त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, अब देखो मेरी बात समझो, अब ये पृष्ठ है हमारे पास। ठीक, इसमें अगर अविलंब खींचे वो कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर जब गया तो ये डी ए मान लेते हैं, डी ए वेक्टर। ठीक, ऐसे ही इस पे खींचेगा तो ये भी नीचे जा रहा तो डी ए वेक्टर। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र हमारे इधर है। ठीक, इसका देखो, इस वाले पृष्ठ का देखिए तो ठीक है, तो वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों डायरेक्शन के हमारे पास सेम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इसके बीच में अब एंगल बनेगा 90 का। कितने बनेगा ऐसे, इसके बीच में एंगल कितना बनेगा 90, और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, है ना। तो हमने क्या बताया, फिर से परिभाषा सुनिएगा। माना है कि अनंत लंबाई का रेखी चालक तार है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया, जिसे क्या किया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसके चारों ओर आर त्रिज्या के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके पृष्ठ का नाम दीजिए A1, का नाम दीजिए A2, का नाम दीजिए A3, जिसके पृष्ठ A1 व A3 पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, लेकिन वक्रीय पृष्ठ E वेक्टर तथा DA वेक्टर एक दूसरे के क्या है, समांतर है। याद रहेगा, ये हमारे पास होगा लंबवत उत्तर वाला, ये हमारा क्या रहेगा, समांतर रहेगा। अब हम बात करेंगे फ्लक्स की। ठीक है, तो देखो 3 पृष्ठ है हमारे पास, तो कुल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई बराबर, आपको अगर याद है ना, यही हेडिंग थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट। ठीक, इस हेडिंग को प्रॉपर्ली ध्यान देना। एक ये वाली, इसके बाद वाली जो है जस्ट बाद है, ये भी बहुत ये नहीं, ये वाली, ये सेम दोनों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इस बार बोर्ड एग्जाम में एक थी, आप देख लीजिए जाके अगर आपको देखना है तो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है और उसके बाद वाले दोनों। ठीक है, तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया, डी फाई बराबर, तो फाई ई वेक्टर बराबर, फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये क्या हो गया हमारे, यहाँ पे आएगा A1 के प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, किसके लिए हो जाएगा, A2 के लिए, प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ से वेक्टर हटाते हैं तो डी फाई ई बराबर चलता रहेगा, यहाँ से वेक्टर हटेगा तो वेक्टर बराबर आता है ई डी ए कॉस थीटा, है ना, A1 के लिए, प्लस ई डी ए कॉस थीटा, इसके लिए बेटा A2 के लिए, प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था तो वहां से वेक्टर हटेगा तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा। अब ये किसके लिए रहेगा कॉस थीटा, हमारे पास A3 के लिए। ठीक है, A1 पे थीटा हमारा 90, A2 पे हमारा थीटा 0, A3 पर हमारा फिर से 90, तो 90 0 90, है ना। तो यानी कि ई डी ए कॉस 0 मतलब 90 A1 के लिए, प्लस ई डी ए कॉस 0 A2 के लिए, प्लस ई डी ए कॉस 90 इसके लिए A3 के लिए, है ना। अब A3 लिखने की जरूरत नहीं थी पर लिख दिया हमने। ठीक है, तो आपको इतना तो आता ही होगा कि भाई साहब कि जो 90 वाला होता है उसका मान तुम्हारा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ई डी ए, ये भी 0 हो जाएगा, आगे वाला भी, है ना। cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। अब जो बचा उसको लिख लीजिए पहले, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, है ना। अब हम क्या कहते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन समाकलन कर देते हैं, तो यहाँ पे समाकलन करें डी फाई ई बराबर ई डी ए। जो डी के साथ होता है वो अंदर और बाकी सब बाहर आ जाएगा, ई डी ए, यहाँ से डी हट जाएगा तो फाई ई बराबर ई ए बचेगा। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, तो गॉस की प्रमेय पढ़ रखी है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में ए, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगी। गॉस की प्रमेय यहाँ रख दिया जाए, यहाँ पे आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई हमारे से चलता रहेगा। अब ए अब देखो बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, यहाँ रखेंगे 2 पाई आर एल हो जाएगा। चलिए सुनिएगा, अब हमने आपको पढ़ाया था पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में एल, तो यहाँ से क्यू बराबर होगा लेमडा एल, है ना, लेमडा बराबर क्यू अपॉन में एल, और एल
और Q बराबर लेमडा अपॉन में L, ठीक है। तो यहाँ से Q बराबर लेमडा L आ गया हमारे पास, तो लेमडा L का मान हम यहाँ पे Q का मान रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E बराबर E इंटू 2 पाई R L। L से L हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो बचा उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ से E और 2 पाई R नीचे ले आते थे, E बराबर देखो चलता रहेगा ना, ठीक। अब जरा से ध्यान दीजिएगा, 2 पाई R आ जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन में 2 पाई R, और केवल बचा क्या यहाँ पे, देखो लेमडा अपॉन में लेमडा अपॉन में R, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नीचे ही तो था गुणे में, तो 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने इसका फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम एक काम करते 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से नीचे कर देते, तो E बराबर आ गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 अपॉन में R, तो एप्सिलॉन नॉट बन गया। तो देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, 14 हम इसको यहाँ लिख के दिखा देते हैं, तो E बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन, ऐसा 2 का मल्टीप्लाई हमने बेटा इसीलिए किया था ताकि आपको क्या कर सके, थोड़ा ये इजी लगे, है ना। जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, इसको रख के हल करने में थोड़ा कठिनाई है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूविंग है वो हमको उस लेक्चर में समझाएंगे, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से पूरी की पूरा लेक्चर खत्म करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।